हेलो दोस्तों, अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है तो हम वर्ड्स को कंबाइन करके एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में रख के बनाते हैं क्लोज को, राइट? या फिर आप इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं। और किसी भी क्लोज के हम लोग भाई दो टुकड़े कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है भाई वो टॉपिक जिसके बारे में बात की जा रही है, ओके और उसके बारे में जो कुछ भी वर्णन दिया गया है, जो भी जानकारी दी गई है, हम लोग उसे कहते हैं प्रेडिकेट। हम लोग नॉर्मली हिंदी में से कर्ता कहते हैं, क्योंकि आप कोई भी वाक्य बोल लीजिए, कोई भी बात बोलिए, उसमें यूजुअली कुछ ना कुछ हो रहा होता है और उस कार्य को जो कर रहा है, उस एक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है, वो कौन कौन से शब्द हैं जो सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकते हैं, और सब्जेक्ट को पहचानना कैसे है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहां कहां उसको प्लेस किया जा सकता है। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट को पहचानना कैसे है। हाउ टू रिकॉग्नाइज योर सब्जेक्ट। दो वाक्य लिख रहा हूं। अगर मैं कहूं राकेश इज टीचिंग इन द क्लास, ओके, तो अब एक चीज बताइए, यहां पर क्या एक्शन हो रहा है? यहां पे एक्शन हो रहा है टीचिंग। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा? सब्जेक्ट है कर्ता। कर्ता यानी कि एजेंट ऑफ एक्शन, एक्टर। तो आपको सिर्फ ये पूछना है हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है? राकेश पढ़ा रहा है। तो भाई जब आपका सब्जेक्ट लिविंग होता है तो आपने अपनी वर्ब से सिर्फ एक प्रश्न करना है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। लेकिन सपोज कीजिए मैं कहता हूं अर्थक्वेक कोज्ड मच हार्म, तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? अरे कोई हार्म कोज कर रहा है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो यहां पर आपको हु नहीं, आपको पूछना है व्हाट caused that much harm। जवाब में क्या मिल रहा है? जवाब में मिल रहा है अर्थक्वेक। यहां पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट था आपका। तो एक चीज तो समझ में आ गई ना कि सब्जेक्ट आपके एक्टिव वॉइस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वो है जो आपकी वर्ब से पहले आता है। बेसिकली वो शब्द जो रेस्पॉन्सिबल है किसी भी एक्शन के लिए, हम लोग उसे क्या कहेंगे? हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि सब्जेक्ट आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों अब ना एक लॉजिक को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट वो टॉपिक है जिसके बारे में बात की जाती है, तो जाहिर रूप से वो कौन सा शब्द होगा जो सब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा? खुद से सोचिए। अरे भाई नाउन। नाउन वो शब्द होता है जिससे किसी चीज की पहचान की जाती है या फिर हम किसी चीज को संबोधित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, अरे भाई वो नाउन इक्विवेलेंट होता है, यानी कि या तो नाउन या फिर नाउन के जैसा रोल निभाने की क्षमता जिन शब्दों के अंदर है, सिर्फ वो ही आपकी सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कंप्यूटर्स have become prime necessity of time। अब यहां पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब? क्या बन चुका है प्राइम नेसेसिटी? कंप्यूटर्स। और ये कंप्यूटर शब्द अपने आप में क्या है? ये भाई अपने आप में नाउन है। नाउन का मतलब वो शब्द जिससे हम किसी भी चीज को पुकारते हैं, जानते हैं या फिर उसकी पहचान होती है। ओके, लेकिन नाउन की अगर आपको याद हो, मैंने एक खास बताई ही कि नाउन जो है अकेला नहीं चलता, नाउन चलता है फ्रेज की फॉर्म में। तो दोस्तों बात करते हैं नाउन फ्रेज की। दोस्तों नाउन फ्रेज का मतलब होता है कि नाउन जो है शब्दों के एक ग्रुप की फॉर्म में चलता है, उसके साथ चलते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो शब्द जो उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं। ओके, तो नाउन फ्रेज की अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। देखो क्या हो सकता है, या तो आपका एक नाउन हमने लिया, आप उसे अकेला यूज कर रहे हो, या फिर आप नाउन से पहले एक डिटर्मिनर को यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग एक डिटर्मिनर, उसके बाद में एक एडजेक्टिव, उसके बाद में एक नाउन को यूज कर रहे हो। ओके, अगर इतना भी काफी नहीं है तो भाई साहब आप क्या करते हो? आप ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट वाला पार्ट डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव
प्लस नाउन तो लगाते ही हो, अब उसके बाद में इंफॉर्मेशन को और एक्सटेंड कर देते हो, यानी कि यहां पर एक दूसरा फ्रेज लगा देते हो या फिर एक प्रीपोजिशन की मदद से एक दूसरे नाउन को इससे अटैच कर देते हो। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आप उस जानकारी को और अधिक आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके नाउन फ्रेजेस जो है सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकते हैं। अब इस एग्जांपल को अगर हम देखें, यहां पर मैं कहता हूं अ बॉय हेल्प्ड मी। यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ भाई? सब्जेक्ट हुआ आपका ये नाउन बॉय, लेकिन इसके साथ चल रहा है एक डिटर्मिनर आर्टिकल ए, राइट? तो यहां से लेके यहां तक पूरा पार्ट आपकी सब्जेक्ट की भूमिका में है, राइट? अगले में आप देखते हैं अ बॉय आई नो। अब बॉय के बाद में आपने एक फ्रेज यूज किया जो इसको एक्चुअली क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। दोस्तों अगर इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है अ बॉय हेल्प मी, तो अब आपको अपनी वर्ब से, अपने एक्शन वर्ड से पूछना है हु हेल्प मी। अरे भाई एक लड़का, तो आप बॉय, यहां पर एक नाउन है और एक आर्टिकल है, आर्टिकल्स होते हैं आपके डिटर्मिनर्स, तो इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। फ्रेज का मतलब शब्द अब ग्रुप में एक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? यहां पर आपका सब्जेक्ट हुआ। भाई अगले वाक्य में कहता हूं अ बॉय आई नो ओन्स अ मोटरसाइकिल। अब यहां पे अ बॉय के बाद मैंने एक और फ्रेज यूज किया जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? एक लड़का जिसे मैं जानता हूं ऑन अ मोटरसाइकिल, तो यहां पे आपने नाउन फ्रेज की दूसरी स्ट्रक्चर देखी। अब तीसरे में कहता हूं द ओल्ड फोक्स। भाई फोक्स आपका हुआ यहां पर नाउन, ओल्ड क्या हुआ? आपका एक एडजेक्टिव जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है एक तरीके से। द यहां पर आपका आर्टिकल डिटर्मिनर हुआ। इन दोनों को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं नाउन के, लेकिन यहां तक मुझे इंफॉर्मेशन जो थी वो इनकम्प्लीट लगी, तो मैंने इसको एक नए नाउन फ्रेज से रिलेट किया एक प्रीपोजिशन के माध्यम से। अभी भी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई थी कि आप नाउन फ्रेज के बाद एक प्रीपोजिशन लगा के दूसरे नाउन से उसको रिलेट कर देते हैं जानकारी को एक्सटेंड करने के लिए। तो वही तो काम किया है यहां पे। आपने कहा था ओल्ड फोक्स, लेकिन कौन से फोक्स? अरे भाई मेरी कॉलोनी के, ऑफ माय कॉलोनी आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक शब्द है जिसके हिसाब से वर्ब आएगी, हम उसे कहेंगे सब्जेक्ट वर्ड। और वो कौन सा वर्ड है? अरे वो वर्ड है फोक्स। ये मेन शब्द है, ये है आपका असली सब्जेक्ट। ओके, अब ये तो बात हुई नाउन फ्रेज की, लेकिन नाउन के स्थान पर मैंने बताया था एक वर्ड है जिसे हम यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन किस तरीके से सब्जेक्ट की भूमिका में हो सकता है। अब दोस्तों प्रोनाउन की एक बात याद रखिएगा कि प्रोनाउन यानी कि वो शब्द जो दैट इज यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ नाउन, यानी कहने का मतलब है वो शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। लेकिन स्थान पर यूज करना क्यों है भाई? अरे होता क्या है कि इंग्लिश में आपको एक ही शब्द को, एक ही नाम को बार बार रिपीट नहीं करना है। उस रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहली बार तो एक नाउन को लिखते हैं, लेकिन एक बार उसे इंट्रोड्यूस कर दिया तो दूसरी बार हम उसके स्थान पर एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को यूज करते हैं। ओके, और जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमने उसे पर्सन के आधार पर 3 में बांट दिया। हम लोग कहते हैं भाई कि आपका प्रोनाउन जो है वो 3 प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया। एक है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके दोस्तों, प्रथम पुरुष सबसे पहले वो व्यक्ति जिसने बात की शुरुआत की। 2 तरीके से बात शुरू हो सकती है, या तो आप बोलकर करते हैं यानी कि आप स्पीकर हैं, या फिर आप लिखकर करते हैं यानी कि आप राइटर हैं, यानी कि आप स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। तो यहां पर आप अपना नाम ना लेकर अपने लिए यूज करते हैं आई शब्द को। ओके, अब दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है वो जिस बात को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, राइट? अब रिसीव करने के भी वही 2 तरीके हैं कि या तो वो बात को सुन रहा है यानी कि या तो वो लिसनर है, या फिर वो मेरी बात को पढ़ रहा है यानी कि वो क्या है, वो आपका रीडर है। तो आपके रीडर को मैं डायरेक्टली संबोधित करता हूं यू शब्द से, ठीक है? थर्ड पर्सन की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है वो व्यक्ति जो इस वार्तालाप का हिस्सा नहीं है। अरे मैं बात कर रहा हूं, आप बात को सुन रहे हैं,
लेकिन दुनिया खत्म तो नहीं हो गई। इसके अलावा भी लोग हैं इस दुनिया में, तो वो लोग जिस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन। अब इसके अंदर आ जाता है जेंडर। जेंडर कैसे हो सकता है कि वो कोई पुरुष हो। अगर पुरुष है तो आप उसके नाम के स्थान पर ही वर्ड को यूज करेंगे। अगर वहां पर किसी महिला की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी फीमेल की, तो हम लोग शी वर्ड यूज करेंगे। अगर जेंडर नहीं पता तो हम लोग ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं बाद में बताऊंगा। अगर कोई नॉन लिविंग चीज है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसका जेंडर नहीं पता, जैसे कि हम कई बार एनिमल्स का जिक्र करते हैं, तो आप वहां पर यूज करते हैं इट शब्द को। ठीक है, अब यहां पे मैंने बात की सिंगुलैरिटी की, जब एक एक व्यक्ति होता है। ओके, लेकिन अगर एक से अधिक हुआ, अगर मैं अपनी बात ना कहकर मैं किसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक ग्रुप, एक दल के बिहाफ पर, अपनी पार्टी के बिहाफ पर, तो मैं आई शब्द का यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूं वी शब्द को। ओके, आपके लिए मैं करता हूं यू ऑल या फिर ऑल ऑफ यू शब्द को, अगर एक से अधिक हैं आप लोग, और यहां पर मैं ग्रुप के लिए यूज करता हूं दे वर्ड को। ओके, तो ये सभी शब्द जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको अपने सेंटेंस में कौन से वर्ड की रिक्वायरमेंट है। ओके, लेकिन सिर्फ प्रोनाउन इतने नहीं है, प्रोनाउन और भी बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन एग्जांपल को जरा ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने कहा है ही इज माई फेवरेट स्टूडेंट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ही, यानी कि मैं किसी थर्ड पर्सन, किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये यहां पर एक प्रोनाउन है, ये नाम नहीं है, लेकिन ये नाम के स्थान पर यूज किया जा सकता है। तो ये शब्द क्या भूमिका निभा रहा है? सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। ओके, अगले में कहता हूं समवन एट द कुकी। अब मुझे नहीं पता कि किसने खाई, राइट? यहां पर आप अनभिज्ञ थे उस व्यक्ति से, तो आपने यहां पर एक एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया कि किसी ने मेरी कुकी खा ली, तो आपने कहा समवन एट द कुकी। ओके, तो ये शब्द भी किसी को तो संबोधित कर रहा था, तो ये भी आपका सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि खाली प्रोनाउन काफी नहीं है, तो आप फिर से वही नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जानकारी को एक्सटेंड करने के लिए। आप क्या करते हैं? एक प्रीपोजिशन लगा के अपने शब्द को पोस्ट मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसको दूसरे शब्द से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं कहूं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज वोन द मैच, यहां पर मैं कहना चाहता हूं मेरे छात्रों में से एक का क्या हो गया, किसने किया? उसने मैच जीत लिया। ओके, उस बात को छोड़िए, आप यहां पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, मेरे छात्रों में से एक। भाई ये एक भी तो क्या है? स्टूडेंट ही है। तो यहां पर ये शब्द इस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ भाई। अब अगले में कहता हूं सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क विद टीएलसी। भाई सम ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे मित्रों में से कुछ, लेकिन वो कुछ भी तो क्या है? फ्रेंड्स ही है ना। तो ये वर्ड यहां पर फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ? ये प्रोनाउन हुआ। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आप नाउन को यूज करते हैं, आप प्रोनाउन को यूज करते हैं, आप नाउन फ्रेज को यूज करते हैं, आप नाउन फ्रेज में प्रोनाउन को भी यूज करते हैं। अब इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, नाउन और वर्ब के बीच में एक रिलेशन बताता हूं आपको, जरा ये समझिए। ये है आपका नाउन और ये है आपकी वर्ब्स, लेकिन ये बीच का एरिया नजर आ रहा है। ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो नाउन की तरह बिहेव कर सकती हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपने आप में वर्ब की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो भाई साहब, जोन सी वर्ब्स नाउन की तरह बिहेव करती हैं, हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है। नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, अलग से बनाऊंगा उसके ऊपर एक वीडियो, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एक होते हैं जिरंड और एक होते हैं इन्फिनिटिव्स। ओके भाई, ये दो चीजें ऐसी हैं जो नाउन की तरह बिहेव करने की क्षमता रखती हैं, और नाउन की तरह अगर बिहेव कर सकती हैं तो जाहिर रूप से सब्जेक्ट भी बन सकती है। अब पहले सेंटेंस को ही देख लो, आप कहते हो स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्विमिंग की बात कर रहा हूं, राइट? मैं स्विमिंग के बारे में बात कर रहा हूं भाई। तो ये क्या हुआ? ये आपका सब्जेक्ट हुआ। ये आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह बिहेव करती है ना, इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं। लेकिन अगर ये नाउन की तरह बिहेव कर सकते हैं तो नाउन फ्रेज भी बन सकता है, यानी कि हम इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। आपने आगे कहा ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, लेकिन द वर्ल्ड, आपने इसके मीनिंग को पूरा किया। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड हैज बीन माई लॉन्ग लाइफ ड्रीम।
ओके तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ट्रैवलिंग द वर्ल्ड की। अब यहां पर जिरंड तो था, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ और शब्द भी यूज किए थे उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे जिरंड फ्रेज कहेंगे। जी हां, जिरंड फ्रेज भी होता है। आप कहते हैं टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, राइट? तो यहां पर टू अर्न जो आपने कहा है ये होता है आपका टू प्लस वर्ब इंफिनिटिव। एक बेयर इंफिनिटिव भी होता है, वो अलग बताऊंगा आपको। तो यहां पे ये क्या कर रहा है? अरे ये सब्जेक्ट की भूमिका में है, इस क्लोज में ये, और इस वाले क्लोज में टू फॉरगिव सब्जेक्ट की भूमिका में है। लेकिन आगे मैं कहता हूं टू फॉल। लेकिन फॉल क्या? टू फॉल इन लव कैन बी बोथ वंडरफुल एंड ट्रेजिक। यहां पे मैं कह रहा हूं प्यार, राइट? टू फॉल इन लव। तो यहां पे मैंने इस टू फॉल को क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया। इन्फिनेटिव था, लेकिन मैंने कुछ और वर्ड्स भी यूज किए हैं सब्जेक्ट में, तो क्या बन गया? इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी वर्ब भी सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकती है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, अभी और भी है। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चली है। अब इस वाक्य को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है whoever knows the truth should come forward। कहने का मतलब है जिस किसी को भी सत्य पता है वो है उसे आगे आना चाहिए। ओके तो अब यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले आप वर्ब को पहचानिए। मेन वर्ब क्या है भाई? मेन वर्ब है शुड कम फॉरवर्ड। लेकिन किसे? अरे जिस किसी को भी सत्य पता है, यानी कि whoever से लेके ट्रुथ तक ये पूरा पार्ट आपका क्या रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। लेकिन भाई इसके अंदर तो खुद की एक वर्ब भी है, तो ये तो अपने आप में क्या हुआ है? क्लोज हुआ। तो आप देखते हैं कि एक क्लोज भी सब्जेक्ट की भूमिका में हो सकता है, और ऐसे क्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नाउन क्लोज बोलते हैं। वो क्लोज जो सब्जेक्ट की भूमिका निभा सकता है नाउन क्लोज कहलाता है। अगला वाक्य देखिए, आप कहते हैं द लेडी हु किल्ड माय ब्रदर हैज बीन अरेस्टेड। मेन वर्ब क्या है? हैज बीन अरेस्टेड। किसको? अरे जिसने मेरे भाई को मारा था। द लेडी से लेकर ब्रदर तक पूरा का पूरा क्लोज आपका सब्जेक्ट की भूमिका में है। तो इसको भी आप लोग क्या कहेंगे? अरे भाई इसको भी आप लोग नाउन क्लोज ही कहेंगे। ओके अब कई बार आपका सब्जेक्ट कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर एक से अधिक सब्जेक्ट्स को हमने कंजंक्शन या कोमा के माध्यम से ना जोड़ के रखा हुआ है। कैसे जोड़ते हो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना देखो। आपने कहा माई ब्रदर, एक व्यक्ति, उसके बाद में क्या आपने कहा? एंड आई, दूसरा व्यक्ति। आप यहां पे दो व्यक्तियों को सब्जेक्ट की भूमिका में रख रहे हैं। गो फॉर फिशिंग, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे एक कंपाउंड सब्जेक्ट। ओके आगे अब भाई बात ऐसी है, हमें ना सब्जेक्ट तो रखना ही होता है, लेकिन कई बार हमारे पास में ना रियल सब्जेक्ट नहीं होता। तो रियल सब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग ना एक डमी, एक नकली सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। डमी सब्जेक्ट सिर्फ दो प्रकार के हैं, एक है आपका देयर, एक है आपका इट। अब ये दोनों के दोनों अलग से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालने वाला हूं। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन यहां पे मैं नहीं करूंगा, बस इतना समझ लीजिए ये डमी सब्जेक्ट होते हैं। आपने कहा देयर इज नथिंग वी कैन डू फॉर हिम नाउ। अब यहां पे देर जो है डमी सब्जेक्ट है, आपका एक नकली सब्जेक्ट। ओके आपने कहा इट्स इंटरेस्टिंग द वे यू ड्रेस अप, इट्स रियली इंटरेस्टिंग द वे यू ड्रेस अप। यहां पे इट जो है फिर से क्या है? कि डमी सब्जेक्ट है, ये कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, डमी सब्जेक्ट, यानी कि वो जो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करे। ओके इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हैव पेशेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट को पहचानना कैसे है और वाक्य में सब्जेक्ट कितने प्रकार का हो सकता है। ओके लेकिन अब एक नया क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन ये है कि आपका सब्जेक्ट वाक्य में कहां पर रखा जाता है। भाई आपके जो वाक्य होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई डिक्लेरेटिव होता है, कोई इंटेरोगेटिव होता है, कोई एक्सक्लेमेटरी होता है। ओके वो चीज पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो वाक्य डिक्लेरेटिव होते हैं यानी कि जिनमें हम किसी बात को बता रहे होते हैं उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और उसके बाद में हम लोग वर्ब को रखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे वाक्य जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं यानी कि इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन मेन वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहती है। बस इतना सा डिफरेंस है।
ओके अब तीसरे जो है आपके इंपेरेटिव होते हैं। भाई इंपेरेटिव होते हैं ऐसे वाक्य जिसमें आप डायरेक्टली सामने वाले को कमांड दे रहे होते हो, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को लगाते ही नहीं है, वहां पे सब्जेक्ट हिडन होता है। ओके तो भाई ये है डिफरेंट पोजीशंस आपके सब्जेक्ट की। अब इसमें से एक टॉपिक निकल के आता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग उसे सिंटेक्स भी कहते हैं। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि वाक्य में जो सब्जेक्ट आता है उसे वर्ब के साथ एग्री करना पड़ता है, ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन उसमें पूरा एक टोटल डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके मेरा नंबर गिवन है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।